हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में वी नाउ एक्सप्लेन द concept of Bohr's model and how it is different from Rutherford's model and how Bohr used the concept of quantum theory to explain the demerits of Rutherford's model. Rutherford model डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करता है और वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऑर्बिट में रोटेट करता है और ये रोटेशन ऐसी ही होती है जैसे कि एक प्लैनेट सन के चारों तरफ रोटेट करता है। और फॉर देयर डायनेमिक बैलेंसिंग, ये जो डायनेमिक बैलेंसिंग यानी इक्विलिब्रियम के लिए द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में जो कूलम्बिक अट्रैक्शन है वो कूलम्बिक फोर्स जो के जेड ई अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये एम बी स्क्वायर बाई आर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो दोनों को काउंटर बैलेंस करता है और इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक इक्विलिब्रियम को बनाए रखता है। लेकिन आप जानते हो इसमें खुद का डिमेरिट है और डिमेरिट मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कारण है। अब क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है जिसको हम सेल भी कहते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ये सब के सब स्टेशनरी हैं। यानी बोर साहब ने ये कहा कि जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये ऑर्बिट कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीटेड है, ये कॉन्सेंट्रिक है। और इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल पर अगर मिल रहा है उसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। अगर वो किसी लेवल पर वो रोटेट कर रहा है तो उस लेवल के कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और कंडीशन है क्वांटम कंडीशन। और वो कहता है कि द एंगुलर मोमेंटम of this rotating electron is equal to nh upon 2 pi. This can be also written as h cross. This is called h Dirac. h upon 2 pi is quantum mechanical restriction. ये क्वांटम थ्योरी अगर लगता है तो ये रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, ये क्वांटम मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन है। यानी अगर हम क्वांटम थ्योरी को लगाते हैं तो हर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जहां n 1 2 3 है और आप सब पढ़े हो n अगर 1 हो तो ये k सेल होता है, 2 हो l होता है, 3 हो m होता है। हर सेल की एनर्जी फिक्स है और ये सेल उसी तरह से है जैसे आप ओनियन को देखते हो। आप ओनियन को बीच से काटो, उसमें सेल्स आपको दिखेंगे और वो सारे सेल्स डिस्क्रीटेड है। ये एटम का मॉडल भी ओनियन का मॉडल ही है। आप अब इसमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एक तो एम बी स्क्वायर से के जेड स्क्वायर अपॉन आर और दूसरा एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब इन दोनों को बोर साहब यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन को हर एनर्जी स्टेट पर उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट की रेडियस भी निकालते हैं, उसमें उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को भी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को भी निकालते हैं और टोटल एनर्जी को भी निकालते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो किसी लेवल पे रोटेट कर रहा है तो उसकी रेडियस को हम Rn माने तो ये 0.529 n स्क्वायर बाई जेड इसका एक इक्वेशन आता है। अब ये रेडियस n स्क्वायर यानी ऑर्बिट या सेल के नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी n इंक्रीज करेगा तो रेडियस इंक्रीज करने लगेगा। लेकिन अगर z इंक्रीज करता है तो सेम लेवल पर ही वो रेडियस घट जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। अब अगर हम इसको देखें, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए z 1 है और ये 1 होने के कारण ही जब इसकी रेडियस की बात करेंगे तो इसकी जो फर्स्ट रेडियस आएगी
जिसको ए नॉट से इंडिकेट करते हैं, वो आएगा 0.529 एंगस्ट्रम, क्योंकि ये एंगस्ट्रम यूनिट में है। और आपकी किताब में पिकोमीटर लिखा हुआ है तो लिखा है 52.9 पिकोमीटर, ठीक है ना, क्योंकि एक एंगस्ट्रम 100 पिकोमीटर के बराबर होता है। एक मैंने आपको पहले सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये कंसेप्ट दिया है। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट बाय यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट पर आते हैं, वेलोसिटी इन्होंने निकाला और कहा अगर nth ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी vn से इंडिकेट किया जाए तो ये होता है 2.18 into 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। फिर ये सारी चीजें वही हैं, z इसका एटॉमिक नंबर है, n ऑर्बिट नंबर है या सेल नंबर है या एनर्जी स्टेट है। अब ये देखो, आप अगर n इंक्रीज करता है तो वेलोसिटी डिक्रीज करता है। और आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, ये होती है 12 mv²। यानी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पहले सेल में ज्यादा होगी, उससे कम दूसरे सेल में होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट एंड सो ऑन। यानी काइनेटिक एनर्जी घट रहा है आगे जाने, क्योंकि वेलोसिटी घट रहा है। इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है इसकी टोटल एनर्जी की, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की सम होती है, ठीक है। आप जानते हो कि जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, ये सेल की तरफ जा रहे हो, ऐसे एम की जा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी घट रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट रहना है और टोटल एनर्जी हर लेवल की कांस्टेंट है। आइए हम बात करें टोटल एनर्जी को, हमने En से दिखा दिया। इसका फॉर्मूला होता है 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या फिर आपकी किताब में ऐसे भी लिखा हुआ RH Z²/n², और ऐसे भी लिखा हुआ है RH रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 2.18 into 10⁻⁻18 जूल में होती है। Z²/n², ये जूल में आता है। जैसा क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग हम इस कंसेप्ट को लगाते चले जाते हैं। आइए हम इसको देखते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए Z एक होगा, तो ये बोर की जो मॉडल थी वो हाइड्रोजन एटम के लिए ही थी। तो बोर ने हाइड्रोजन एटम को उठाया और हाइड्रोजन एटम के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन दी। तो अगर हम Z को 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, ये En = -2.18 1/n² जूल पर एटम। इसको अगर आप मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हम एटम की बात कर रहे हैं। अब ये 2.n² क्या है, जैसे हम n² यानी n इंक्रीज कर रहा है तो यहां पर ये निगेटिव वैल्यू है, इसलिए En भी इंक्रीज करेगा क्योंकि निगेटिव वैल्यू है। अब आपने देखा कि बोर साहब ने रदरफोर्ड और क्वांटम थ्योरी के रिस्ट्रिक्शन को मिला के हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, टोटल एनर्जी और खुद ऑर्बिट की रेडियस का एक्सप्लेनेशन और उसकी इक्वेशन उन्होंने प्रोवाइड की। उसके बाद उन्होंने कहा द कॉज ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ए चेंज इन द एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी कॉन्सेंट्रिक सर्किल में घूम रहा है, हर सेल की एनर्जी फिक्स है। अगर हम यहां देखें हाइड्रोजन के सेल्स में तो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पहले और जो ऑर्बिट की एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दूसरे की एनर्जी आती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे तीसरे की आती है 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ की आती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे एनर्जी बढ़ती चली जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट लेवल पर आना है तो वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही लेके चलना है। अगर को सेकंड लेवल पर आना है तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेना है। अगर ये अपने सेल अपनी एनर्जी लेवल को चेंज करता है तो इस डिफरेंस को या तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा या फिर इमिट करना पड़ेगा। अगर ये
अपर लेवल से लोअर लेवल में गिरता है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप घटाएंगे 13.6 को -3.4 से आएगा इतनी वैल्यू, तो इस एनर्जी को इमिट करेगा, क्योंकि अपर लेवल का एनर्जी हायर है, लोअर का कम है, तो यहाँ इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर की तरफ जा रहा है तो फिर इसको एनर्जी लेना पड़ेगा और ये इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इस केस में इमिशन स्पेक्ट्रम आएगा और इस केस में एब्जॉर्प्शन, यानी जब हायर टू लोअर गया तो इमिट किया, लोअर टू हायर गया तो एब्जॉर्ब किया। दिस इज द कॉज ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो स्पेक्ट्रल लाइंस डिफरेंट साइंटिस्टों ने देखा था, जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये इंडिकेट कर रहे थे कि एटम के अंदर का ऑर्बिट कंटिन्यूअस नहीं है, कंसंट्रेटिक है, डिस्क्रीटेड है और हर लेवल की एनर्जी फिक्स है। इसलिए आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज द एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीटेड लेवल ऑफ ऑर्बिट इन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो एक्सपेरिमेंट से आया था वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बता रहा था कि सारे ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के चारों तरफ है उनकी एनर्जी फिक्स है और वो कंटिन्यूअस नहीं है। इसलिए मैक्सवेल की यहां पर थ्योरी नहीं लगाई जा सकती और यही कारण था, मैक्सवेल की थ्योरी क्लासिकल थी, तो एक नई थ्योरी का एविडेंस आया जो क्वांटम थ्योरी का आया। और क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? क्वांटम थ्योरी कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एब्जॉर्प्शन होगा या इमिशन होगा वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर कंटिन्यूअस होता तो एक कलर आता स्पेक्ट्रम में, डिफरेंट कलर की लाइंस का आना ये इंडिकेट कर रहा था कभी भी जो स्पेक्ट्रम है कोई भी एलिमेंट के एटम का वो डिस्क्रीटेड है। और क्वांटम थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए भी यही कह रहा था कि आइडियल एब्जॉर्बर विल बी आइडियल इमिटर। अगर कोई वस्तु काली है, कोई पिंड काली है, कोई मास काली है, तो अगर सारे रेज को एक टेम्परेचर तक एब्जॉर्ब करती है तो उसी के बाद वो इमिट करना भी शुरू करती है। ये रैली एंड जीन्स लॉ आप फिजिक्स में पढ़ोगे, चैप्टर 12 या 13 या 11 में। तो इस तरह से बोर साहब ने इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की पाथ को उन्हें डिसाइड किया, स्टेशनरी सेल या स्टेशनरी एनर्जी लेवल या स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कही। और मैंने इस लेक्चर में आपको यही समझाया व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी स्टेट, हम किसको स्टेशनरी स्टेट कहेंगे। तो उसमें उन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन डाला कि जब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, मेरी बात सुनिए, इलेक्ट्रॉन की कई टाइप की मोमेंटम होती है, एक एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, ऑर्बिटल की अलग मोमेंटम है, मैग्नेटिक मोमेंट अलग है, लेकिन नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ electron that is equal to integral multiple of h upon 2 pi. This is the most practical and important condition that was imposed by quantum theory to explain the development of Rutherford's model of atom. हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट लाइंस को एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो थ्योरी है ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। कोई भी हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, ये जरूर पूछा जाता है।